स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पाइथन का पार्ट 2 का वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको पहले से पता है कि हमारा जनवरी 2023 में ओ लेवल का थ्योरी का एग्जाम होना है और ये एग्जाम MCQ बेस्ड होना है। तो हमारे ओ लेवल का एक तीसरा पेपर होता है M3.R5 करके, जिसमें हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं और इसके एग्जाम हमें देने होते हैं। तो 14 तारीख को पहले पेपर का पेपर है, 15 जनवरी को दूसरे का, और हमारा पाइथन तीसरे पेपर का एग्जाम जो होना है वो 16 जनवरी 2023 को होना है। तो इससे पहले मैंने आपको इसका पार्ट 1 का वीडियो दिया था, जिसमें मैंने पाइथन के अहम MCQ दिए थे, और जो पार्ट 1 था उसके अंदर मैंने मिक्स वीडियो दिया था। मिक्स का मतलब ये हुआ कि पूरे सिलेबस के वीडियोस, पूरे सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिए थे। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग केवल आउटपुट जानने का काम करेंगे। माने आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में एक प्रोग्राम लिखा होगा और आपको उस प्रोग्राम का आउटपुट बताना होगा। तो आपको कई क्वेश्चंस पाइथन में मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जिसमें इफ, लूप, फंक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के रिलेटेड आपको छोटे छोटे प्रोग्राम मिलेंगे, कोड मिलेंगे और आपको उनका आउटपुट पूछा जाएगा। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा M3.R5 का प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन का पार्ट 2 होगा, और आज हम लोग केवल प्रोग्राम्स के आउटपुट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें एक कोड है पाइथन का, और आपसे पूछा आ रहा है कि अगर इस कोड को आप पाइथन में लिख के एग्जीक्यूट करते हो तो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखिए, यहां पर पहले लाइन में इफ कमांड को लिखा गया है, और यहां 1+3 और इसके बाद इक्वल करके 7 लिखा हुआ है। तो यहां यह कहा जा रहा है कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो क्या 4 बराबर है 7 के? तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो इफ के साथ एल्स लगा हुआ है, तो एल्स इसका फॉल्स ब्लॉक होता है। तो ये एल्स ब्लॉक में आएगा और आपको प्रिंट करके दिखाएगा नो प्रोग्राम। तो यहां बेसिकली इस प्रोग्राम को नहीं रटना है, आपको इसके कार्यशैली को समझना है कि ये कैसे काम करता है। तो इफ जब भी लगाया जाता है तो इसके साथ एक कंडीशन चेक की जाती है, और कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो इफ के ट्रू ब्लॉक में जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ के साथ एल्स पार्ट है, कंडीशन अगर फॉल्स है, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट दिखाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो आपका नंबर बी है, नो प्रोग्राम। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, हमारा जो पाइथन है इसमें एक कीवर्ड होता है जिसे हम लोग लैम्ब्डा के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो पाइथन है इसमें हमें एक फैसिलिटी मिलता है कि हम किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को लैम्ब्डा कीवर्ड के जरिए भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आर एक वेरिएबल है और इसमें लैम्ब्डा फंक्शन को बनाया जा रहा है, और यहाँ क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप एक वैल्यू भेजेंगे, और वो वैल्यू जो होगा वो क्यू को रिसीव होगा। और इधर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जो वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही एस नाम के वेरिएबल से एक लैम्ब्डा फंक्शन बनाया गया है, इसको भी एक इंटीजर वैल्यू देना है और उसका एक क्यूब निकालेगा, और ये पहला वाला स्क्वायर निकालेगा। तो यहाँ x की वैल्यू 2 दी गई है। अब अगर आप देखो तो यहाँ x इक्वल r और ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। तो यहाँ r जो है, चूंकि इसके साथ लैम्ब्डा फंक्शन यूज हुआ है, तो जो r के साथ x माने हमने 2 भेजा वो q को जाएगा, और 2 इंटू 2 माने 4 हमारे r की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा r का वैल्यू 4 हुआ, तो अभी हमारा जो x होगा इसकी वैल्यू
4 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है x इक्वल s और x को भेजा गया है, तो x की वैल्यू चूंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 4 हो चुकी है, तो ये s वाले में जाएगा, q को 4 देगा और 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू 12 होगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि r को फिर कॉल किया गया, x को भेजा गया, तो चूंकि x की वैल्यू 12 हो चुकी है, तो q को 12 रिसीव होगा और 12 इंटू 2 होगा और आपका जो जवाब होगा वो x में 24 होगा। तो इसका जो जवाब सही आपको मिलेगा वो 24 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कोड मिलेंगे, प्रोग्राम मिलेंगे और आपको उन प्रोग्राम को बहुत ध्यानपूर्वक एक एक लाइन अपने मन में इंटरप्रेट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा और फिर उसका जो सुटेबल आउटपुट होगा वो आपको पेशेंस से जवाब देना होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, बड़े ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए। तीसरा जो क्वेश्चंस है इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक फार लूप चलाया गया है और इस लूप को आई से चलाया जा रहा है और फार लूप जब चलाया जाता है तो इसके साथ एक सीक्वेंस दिया आता है, तो ये एक रेंज फंक्शन होता है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि जो रेंज फंक्शन होता है इसमें 3 इसके पैरामीटर होते हैं, कहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा और कितना घटेगा या बढ़ेगा। तो अगर एक ही वैल्यू भेजी गई है तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी और जो भी नंबर लिखा होता है इससे ये कम चलता है, माने 2 लिखा है तो ये 1 तक चलेगा और बाय डिफॉल्ट एक एक वैल्यू इसकी बढ़ेगी। तो यहाँ क्या होगा कि पहला जो नंबर जनरेट होगा वो 0 होगा, तो आई को 0 रिसीव होगा तो ये 0 प्रिंट करेगा। अगली बार इसकी वैल्यू 1 यानी स्टेप वैल्यू 1 है जो दिख नहीं रही है, डिफॉल्ट 1 है, तो यहाँ 1 इससे रिसीव होगा तो ये 1 प्रिंट करेगा, 2 रिसीव होगा तो 2 प्रिंट होगा। तो पहला वाला जो लूप होगा इससे जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है, जो आउटपुट है पहले का वो आपको मिलने वाला है 0 1 और उसके बाद आपको मिलने वाला है 4। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ये आपका 2 था तो 0 चला और 1 चला, माने कि ये लूप 2 बार चलेगा, 0 चलेगा और 1 चलेगा और 2 तक नहीं जाएगा, ये एक लेस चलता है। तो 0 और 1 इसके माध्यम से आउटपुट आएगा और आपका इसके माध्यम से जो लूप चलेगी वो हमारा जो चलेगा वो 4 और 5 चलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा वो बी होगा, यानी कि पहले वाले लूप से 0 1 जनरेट हुआ और दूसरे वाले लूप से 4 5। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सेकंड लूप 4 से चलेगा और 6 तक जाना है, दैट मींस एक कम चलेगा तो 4 5 इससे जनरेट होगा और 0 1 पहले वाले से जनरेट होगा। आपका जो चौथा प्रोग्राम है इसमें क्या हो रहा है कि एक एक वेरिएबल लिया गया है और इसमें एक आईसीआईटी वैल्यू डाली गई है, चूंकि ये डबल कोटे में है तो स्ट्रिंग वैल्यू है। बी के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू माने इंटीजर वैल्यू डाली गई है और यहाँ प्रिंट करके ए प्लस बी लिखा जा रहा है। तो ए जो है वो स्ट्रिंग है और बी जो है ये इंटीजर है, तो हम लोग प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, इंटीजर या इंटीजर के साथ यूज करेंगे। तो चूंकि यहाँ डेटा टाइप का मिसमैच हो रहा है, ए हमारा स्ट्रिंग है, बी हमारा इंटीजर है, तो आपको यहाँ पे एरर का सामना करना पड़ेगा। तो नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा एरर। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी अहम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 पे कहा जा रहा है कि आपको आउटपुट बताना है, जितने भी प्रोग्राम आपको मिल रहे हैं सब में आपको आउटपुट बताना है। तो देखिए डिक्शनरी, हमारा जो पाइथन होता है इसमें डिक्शनरी होते हैं, डिक्शनरी एक सीक्वेंस होता है, मगर डिक्शनरी के अंदर जितने भी हम लोग डेटा रखते हैं उसका ये कोई डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं बनाता है। तो हमें हर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंडेक्स अपने द्वारा खुद देना होता है, इसीलिए डिक्शनरी की वैल्यू जो क्लब होती है वो कह सकते हैं, जो हम इंडेक्स देते हैं वो की होता है और जो डेटा होता है वो वैल्यू होता है। तो की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में ये तैयार होता है। तो यहाँ 1 इसका इंडेक्स माने की है और कॉलन के बाद जो 1 लिखा हुआ है ये इसका वैल्यू है। तो इसमें इसका की 1 है, वैल्यू भी 1 है, ऐसे 2 2 3 3 लिखा हुआ है। अब यहां कहा जा रहा है डेल एक कीवर्ड है जो डिलीट के वास्ते यूज किया जाता है। तो यहाँ डिक्शनरी
का नाम लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1 वाले की इंडेक्स को डिलीट करने की बात हो रही है। तो यहां पर ये इस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए कह रहा है। फिर तीसरे लाइन पे लिखा हुआ है कि जो 1 नाम का इंडेक्स है उसमें 10 वैल्यू डालने की बात हो रही है। फिर उसके बाद यहां पर डिक्शनरी का जो 2 आइटम है उसको नष्ट करने की बात हो रही है। और लास्ट में लेन एक फंक्शन होता है जो किसी भी सीक्वेंस के अंदर कितने आइटम मौजूद हैं उनको ये काउंट करता है। तो यहां पर आपको जो जवाब मिलेगा वो 2 मिलेगा। 2 इसलिए मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने पहला एलिमेंट डिलीट किया, मगर पहले वाले एलिमेंट में हम एक डेटा फिर से डाल रहे हैं और 2 को डिलीट कर दिया है, तो 1 और 3 मौजूद रहेगा। तो इसका जो टोटल काउंट होगा वो हमारा 2 होगा। नंबर 6 पे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन में एक लिस्ट बनाया गया है जिसके अंदर 3 डेटा हैं, सॉरी 4 हैं, एक आलोक, एक सलोक और एक सैन और एक नेहा करके। तो आपको पता है कि लिस्ट में हम एक से अधिक डेटा को क्लब करते हैं और हर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका एक इंडेक्स बनता है। इंडेक्स अगर लेफ्ट टू राइट होगा तो 0 से स्टार्ट होता है और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो -1 माने निगेटिव इंडेक्सिंग की भी सुविधा हमारे पाइथन में होती है। तो देखिए यहां पर प्रिंट किया जा रहा है लिस्ट को और यहां पर लिखा गया है 1। तो 1 लिखने का मतलब आलोक की बात हो रही है, माने इंडेक्स नंबर 1 वाले डेटा को प्रिंट करना है। पर साथ ही में इसके साथ तुरंत -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आलोक को ये प्रिंट करे, मगर साथ में ही -1 लिखा है तो आलोक का जो लास्ट आइटम है माने के उसको प्रिंट करे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा के, माने पहला। नंबर 6 का सही जवाब होगा पहला। नंबर 7 जो है, नंबर 7 में आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है कि एक L1 नाम की लिस्ट बनाई गई है, इसमें 1 2 3 4 डाला गया है और फिर L1 में ही अपेंड अपेंड एक फंक्शन होता है जिससे हम लोग नए एलिमेंट अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अपेंड के साथ इसे कोई एक डेटा ना देके एक पूरी लिस्ट सप्लाई की जा रही है और फिर हमारे लिस्ट के लेंथ को पाने की बात हो रही है। तो चूंकि आपका लिस्ट पहले से 1 2 3 4 इसमें है और इसमें जो डेटा अपेंड किया गया है वो एक लिस्ट के रूप में अपेंड किया जा रहा है, तो 4 के बाद एक इसका सब लिस्ट बनेगा और उसमें 5 6 7 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4, माने 4 आइटम ये हो गए और ये जो सारा आइटम होगा वो 4 के बाद एक इसका सब लिस्ट बनेगा, यानी L1 का वो केवल एक आइटम होगा और उसके अंदर 5 6 7 8 होंगे। तो टोटल जो काउंट होगा हमारे 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 आइटम का वो होगा हमारा 5। यानी ये लिस्ट जो बनेगी ये 1 2 आपका फिर 3 के बाद 4 और 4 के बाद जो लिस्ट बनेगा वो एक सब लिस्ट बनेगा, माने ये जो 5 6 7 8 है वो इसमें स्टोर होंगे। तो अगर L1 के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें 4 आइटम पहले से थे और एक इसका सब लिस्ट आया, तो उसके सारे आइटम को ना काउंट करके उसे एक माना जाएगा। तो इसका काउंट जो आएगा वो हमारा 5 आएगा। तो नंबर 7 के क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा 5। नंबर 8 पे एक फंक्शन बनाया गया है, उस फंक्शन के पैरामीटर में एक L1 नाम के वेरिएबल को रखा गया है और फिर इसके डिफिनेशन में L1 के अंदर एक डेटा ऐड किया गया है, लिस्ट के फॉर्म में 10 ऐड किया गया है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम एक लिस्ट लेते हैं और उसमें 1 2 3 4 आइटम 10 20 30 40 के रूप में 4 आइटम रखते हैं और फिर फंक्शन को कॉल करके उस लिस्ट को भेजते हैं, तो L1 को हमारा M में उपलब्ध जो 4 डेटा हैं वो मिलेंगे और फिर एक डेटा उसके अंदर ऐड होगा, तो टोटल जो डेटा उसके अंदर हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। तो नंबर 8 का सही जवाब होगा हमारा 5 करके। नंबर 9 जो है, अगर आप देखो तो इसमें फिर से एक लिस्ट की बात हो रही है। एक लिस्ट है, इसमें इसमें 3 डेटा है 1 5 9 करके। तो एक सम फंक्शन होता है जो लिस्ट पे यूज किया जाता है। जब लिस्ट पे यूज किया जाएगा तो इसमें मौजूद जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं उनका वो योग करता है। मैक्स सबसे बड़े वैल्यू को पता करता है, मिन छोटे को, तो सबको जोड़ा जाएगा तो 15 होगा। बड़ा वैल्यू 9 है, छोटा 1 है। तो इसका जो सही जवाब होगा
वो हमारा होगा 15 9 1। तो 9 का सही जवाब होगा ए वाला जो आपका ऑप्शन है ये होगा। नंबर 10 पे प्रिंट किया जा रहा है और सीधे इसमें एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। दो दो फ्रैक्शनल नंबर है, माने रियल फ्लोट नंबर है, इनको ऐड करके जांचा जा रहा है कि क्या उसका योग 0.8 है। तो इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो ये 0.8 ही होगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये आपको प्रिंट करके देगा ट्रू। तो नंबर 10 का जो होगा वो होगा हमारा ट्रू, माने ए। नंबर 11 पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 ए नाम के लिस्ट में डाला गया है, उसके बाद में इसमें एक वैल्यू अपेंड की गई है नंबर 4 करके, और फिर इसको प्रिंट किया जा रहा है। ए को भी प्रिंट किया गया है, बी को भी प्रिंट किया गया है। तो ए जब प्रिंट होगा तो इसमें तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 को ये प्रिंट करेगा। अब यहां बी को जब यूज किया जा रहा है तो बी में ए के लिस्ट में कहा जा रहा है कि 4 ऐड हो जाए। तो जो 1 2 3 ए में था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ 4 जाके ए में ऐड होगा, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। और अपेंड चूंकि कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता है तो बी खुद में ब्लैंक रह जाएगा, माने उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका सही जवाब होगा नंबर बी 1 2 3 4। ये हमारा बना ए वाला लिस्ट, और बी वाली लिस्ट हमारी इंपटी रही, माने उसमें उस वेरिएबल में कोई डेटा नहीं आया, चूंकि अपेंड रिटर्न नहीं करता है वैल्यू, तो जवाब नन होगा। तो 11 का जो सही जवाब हमारा होगा वो हमारा होगा नंबर बी। यहां आपका ब्रैकेट ये लिस्ट वाला होगा। नंबर 12 में बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन देने की बात हो रही, जरा ध्यान से समझेंगे। यहां पर एक एम नाम का लिस्ट है, लिस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है एक्स, एक पहला वेरिएबल है, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है फार, फार लूप चलाया गया है, इसी लिस्ट में ही लिखा जा रहा है, इसे x से चलाया जा रहा है, इसे 0 से 3 तक चलाया जाएगा, तो यानी ये 0 चलेगा, 1 चलेगा और फिर 2 चलेगा। तो x की वैल्यू पहले 0 होगी, x की वैल्यू फिर 1 होगी और x की वैल्यू उसके बाद 2 होगी। तो इसके जरिए जो हमारा डेटा तैयार हो रहा है, तो ये लूप जब पहली मर्तबा चलेगा तो x के लिए 0 1 2 तैयार करेगा। अब चूंकि कामा करके फिर एक डेटा बनाने की बात हो रही है, तो अब फिर 0 1 2 तो चलेगा, मगर उसमें प्लस 1 किया गया है, तो 0 में एक जुड़ेगा तो 1, और 1 में एक जुड़ेगा 2, 2 में एक जुड़ेगा तो 3, तो आपका अगला लिस्ट ये आएगा। अभी चूंकि इसे फिर एक बार चलना है, तो अगली बार x में 2 जनरेट होगा, तो 2 जनरेट होगा तो यहाँ पे 2 2 का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 के बाद में आपका 3 4 इस तरीके से लिस्ट बनाएगा। तो नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, पहले 0 1 2 फिर 1 2 3 फिर 2 3 4, इस तरीके से ये आपको एक लिस्ट बना के दिखाएगा। नंबर 13 में एक डिक्शनरी बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ब्रेसेस में मजले ब्रैकेट में कैद होते हैं डेटा वो डिक्शनरी होते हैं। तो डिक्शनरी में एक की है सैन, इसकी वैल्यू 40, अलोक की है 34 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे प्रिंट डी सैन लिखा हुआ है, मैंने सैन नाम के की के आइटम को वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 40 माने 40 आएगा। तो 13 का सही जवाब होगा ए करके। 14 में एक टपल बनाया जा रहा है, टपल इसलिए है चूंकि ये छोटे ब्रैकेट पैरेंथेसिस में है, तो टपल में हमारा 4 आइटम डाला गया है 1 2 3 4 करके, फिर टपल में अपेंड फंक्शन का यूज करके एक नया टपल ऐड करने की बात हो रही है, फिर इसका लेंथ निकालने की बात हो रही है। तो यहां पर फ्रेंड्स ये देख लेना होगा कि ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट जो होता है मुटेबल होता है, मींस उसमें हम डेटा अपेंड कर सकते हैं, उसके डेटा को अल्टर कर सकते हैं, मगर टपल बाय नेचर इम्यूटेबल होता है, माने इसमें कोई हम नया आइटम ऐड नहीं कर पाएंगे, तो ये एरर आपको जनरेट करेगा कि ये इम्यूटेबल है। तो नंबर 14 का सही जवाब डी होगा, एरर। नंबर 15 का जो आउटपुट है इसमें एक टपल बनाया गया है, उसका एक वैल्यू राम रखा गया है और इसके साथ एस्ट्रिक सिंबल के साथ 3 लिखा गया है। एस्ट्रिक सिंबल का काम
अर्थमेटिक में तो मल्टीप्लाई का है, पर स्ट्रिंग के मैनर में ये रिपीटिशन का काम करता है। दैट मीन्स ये राम को 3 टाइम रिपीट करेगा और टपल के अंदर कैद करेगा, तो 3 आइटम नहीं बनाएगा, आइटम तो एक ही बनाएगा मगर उसी को 3 बार वो रिपीट कर लेगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ राम राम जो लिखा हुआ था ये गलती से एक एम लग गया है, तो यहाँ 3 डेटा दिखाया गया है, तो 3 डेटा नहीं बनेगा, डेटा एक ही होगा मगर उसी को ही वो बार बार रिपीट कर लेगा। तो नंबर 15 का सही जवाब जो होगा वो हमारा होगा बी करके। 16 पे फिर हमारा टपल के लिए एक क्वेश्चन है, एक टपल तैयार किया गया और डेल डेल यहाँ ए है, तो ए ना लिख के यहाँ पे हम T1 को लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रयास हो रहा है कि पूरा टपल ही डिलीट हो जाए। तो देखिए टपल हमारा हमारा जो है ये इम्यूटेबल है, मींस इसमें हम अल्टरेशन नहीं करेंगे, मगर हम पूरे इंटायर टपल को नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ यह एरर नहीं आएगा, यहाँ पर यस होगा इसका जवाब और पूरा टपल आपका नस्तोनबूत माने डिलीट हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि जो भी बाई नेचर इम्यूटेबल है जैसे टपल, ये पूरे के पूरे तो नष्ट किए जा सकते हैं मगर इनके किसी एक एलिमेंट को नष्ट करने की अनुमति नहीं होती है। नंबर 17 पे एक डिक्शनरी बनाया गया है ए नाम का, इसमें इसमें 1 2 3 आइटम डाले गए हैं, एक बी नाम का बनाया गया है, इसके अंदर 2 आइटम डाले गए हैं, फिर ए में अपडेट फंक्शन का यूज करके बी को यूज किया गया है, यानी कि बी में जो भी डेटा है वो ए में अपडेट हो जाए। तो यहां पर प्रिंट करेंगे ए को, तो हमें क्या मिलेगा इस चीज को हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो बी वाले डेटा है ये ए वाले डिक्शनरी में लास्ट में आके ऐड हो जाएंगे। तो इसको प्रिंट करने पे ये 1 2 3 तो प्रिंट करेगा ही करेगा, साथ साथ आगे जो बी में डेटा उपलब्ध थे 4 5 वो भी जाके उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका सही जवाब नंबर सी होगा। 18 पे फिर एक डिक्शनरी की बात हुई है, इसमें एक डिक्शनरी बनाया गया है, फिर उस डिक्शनरी को कॉपी करके बी में डाला गया है और फिर डिक्शनरी जो हमारा था उसके 2 माने ए को ही कॉपी किया गया बी के लिए, तो ए का सारा डेटा हमारा बी में आएगा और बी में वही डेटा होंगे जो ए में थे, तो उसके 2 वाले की को अल्टर करके डी कहा गया और यहाँ प्रिंट चूंकि ए को किया गया है और बदलाव बी में हुआ है, तो ये ए को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉपी हुआ है, तो ए में जो डेटा थे उन्हीं डेटा को ही वो प्रिंट करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा 18 का वो हमारा नंबर बी होगा। 19 की बात है तो यहां फिर एक डिक्शनरी आई है, इस डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी तैयार करके उसको इटरेट किया गया है, माने फार लूप के माध्यम से प्रिंट किया गया है। तो फार में ए वाले डिक्शनरी को प्रिंट किया गया है, तो ए का जो जो हमारा वैल्यू है वो आई में आएगा और आई को ही प्रिंट किया गया है। तो चूंकि ये डिक्शनरी है तो यहाँ ए के माध्यम से जो वैल्यू आई में आएंगे वो उसके की आएंगे ना कि आइटम आएंगे। तो जो भी की है 1 2 3 उसको ये डिस्प्ले कराने का काम करेगा ना कि आइटम को। नंबर 20 जो है इसमें भी आउटपुट पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ओ लेवल के एग्जाम में इसी तरीके के ही कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ही सहायता करेगा ये ओ लेवल के एग्जाम में। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अब देखिए एक आगे एक प्रोग्राम दिया गया है, ये लूप के ऊपर आधारित है। आई की वैल्यू 0 की गई है और कहा गया है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये 3 से छोटा होगा और आई को प्रिंट करके आई की वैल्यू एक बढ़ाई गई है। अब यहां थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये एल्स कहां से आ गया, क्योंकि एल्स अमूमन इफ के साथ लगता है, तो हमारे पाइथन में वाइल के साथ भी एल्स लगता है। वाइल जब पूरा अपना काम कर लेता है और वो फॉल्स होता है तब वो एल्स ब्लॉक में जाता है। तो इसके माध्यम से जो डेटा प्रिंट होंगे वो 0 1 2 होंगे और जब ये फॉल्स होगा तो एल्स में चूंकि आना है और यहाँ पे प्रिंट 0 किया गया है, तो ऊपर वाले से जो प्रिंट हुआ था वो 0 1 2 हुआ था और एल्स वाले पार्ट से 0 प्रिंट हुआ। तो नंबर 20 का जो सही जवाब होगा बी होगा। ये ध्यान देना होगा कि अगर वाइल के साथ एल्स है तो अगर वाइल फॉल्स होता है तो एल्स में वो ऑटोमेटिक लास्ट में अपने काम को पूरा करके जाएगा। तो एल्स वाले को भी हमें मूल्यांकित करना होगा। इफ और एल्स तो देखा ही था, मगर पाइथन में वाइल के साथ भी एल्स लगता है।
फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। फ्रेंड्स, अगला जो है वो व्हाइल लूप से ही रिलेटेड है। यहाँ x नाम का एक वेरिएबल है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग ABCDEF करके डाला गया है। फिर एक व्हाइल लूप चलाया गया है, i वेरिएबल है, इन है, x है। कहने का प्रयास हो रहा है कि x स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर i में आ जाए और वो i प्रिंट हो जाए, दैट मींस ABCDEF प्रिंट हो जाए, पर इसमें प्रिंट कुछ नहीं होगा, एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि व्हाइल लूप जो होता है इसके साथ हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन, शर्त, कंडीशन लगाते हैं। ये फार लूप नहीं है, हम इसमें इन या ऐसा कुछ नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम का मूल्यांकन करने से पहले भी देख लेना होगा कि ऐसा तो नहीं कि प्रोग्राम ही गलत लिखा हुआ है, माने सिंटेक्स गलत हो। तो इसका जो आउटपुट आएगा 21 का वो डी आएगा, माने एरर आपको जनरेट करेगा। 22 पे एक फंक्शन बनाया गया है चेंज नाम का। तो अगर आप देखो एक आई की वैल्यू 0 ली गई है, ये फंक्शन से ऊपर है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल्स होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, उन्हें हम किसी भी फंक्शन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। भले ही उसी सेम नाम का कोई वेरिएबल अगर किसी फंक्शन में आया हो तो उस फंक्शन के स्कोप में होगा, माने वो लोकल होगा। तो यहाँ आई की वैल्यू 0 हुई है और यहाँ एक फंक्शन बना के उसमें उसमें कहा गया है कि फंक्शन को जो वैल्यू मिलेगी उसमें 1 जुड़ जाएगा और उसी को रिटर्न कर देगा। यहाँ फंक्शन को कॉल करके 1 भेजा गया तो 1 यहाँ आई को जाएगा, 1 1 जुड़ेगा 2 होगा, रिटर्न आई करेगा माने 2 यहाँ रिटर्न करेगा और यहाँ प्रिंट आई को किया गया है। तो चूंकि यहाँ हम फंक्शन के बाहर इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये फंक्शन के आई को ना प्रिंट करके जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है उसको प्रिंट करेगा, तो हमारा प्रिंट होगा यहाँ पर 0। तो इसका सही जवाब होगा 0। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखिए, अभी आपको बहुत ही अच्छे अहम महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर एक फंक्शन के संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ a नाम का वेरिएबल है, b नाम का वेरिएबल है, a में 10, b में 20 डाला गया है, एक फंक्शन बनाया गया है। इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, माने इसको कॉल करते समय हम कोई वैल्यू नहीं भेजेंगे। यहाँ ग्लोबल बी है, तो ग्लोबल बी जब भी लिखा हो तो इसका मतलब फंक्शन के बाहर उस नाम का अगर कोई वेरिएबल है तो उसी को ग्लोबल बनाने की बात हुई है। इसका मतलब इस फंक्शन में अगर बी में कोई अल्टरेशन होगा तो वो आउटर को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो फंक्शन में ए की वैल्यू 45 की गई है, बी की 56। चूंकि ए को ग्लोबल नहीं बनाया गया है तो ओ जो ए होगा वो चेंज नाम के फंक्शन के स्कोप में केवल होगा, वो आउटर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ प्रिंट ए किया गया है तो 10 प्रिंट होगा और बी प्रिंट किया गया है तो 56 प्रिंट होगा। इसलिए चूंकि बी 20 था मगर यहाँ फंक्शन के अंदर ग्लोबल कीवर्ड लिखा गया है तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इसके आउटर में बी है वो रिफ्लेक्ट करेगा अगर इस फंक्शन में उसके अंदर कोई अल्टरेशन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 10 और 56 होगा आपका। अगला 24 पे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक डिक्शनरी बनाने की बात हो रही है और उसी में लूप भी चला दिया गया है। देखिए, हमारा जो पाइथन है ये बहुत ही ट्रिकी होता है। इसमें हम बड़े बड़े कोड को एक सिंगल लाइन में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाया जा रहा है। डिक्शनरी चूंकि की और वैल्यू से बनेगा तो कॉलन से पहले जो होगा वो की है, कॉलन के बाद वैल्यू है। तो आई आई लिखा हुआ है, माने इस लूप से जो वैल्यू जनरेट होगा वो वैल्यू आई का माने की बन जाएगा। तो अगर रेंज को देखा जाए तो 6 लिखा हुआ है, यानी ये 0 से चलते हुए कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, क्योंकि एक लेस चलता है। तो पहली वैल्यू आई में 0 आई तो जो पहला की बना वो 0 बना और 0 0 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो 0 ही होगा। तो 0 और 0 का पेयर बनेगा। आगे 1 आएगा तो अगला आपका की 1 बनेगा और अगर 1 का भी इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 होगा, तो 1 और 1 तैयार होगा। अगला आपका की 2 होगा और 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। ऐसे चलते हुए 3 का करेगा 6 बनाएगा, 3 3 का 6 बनाएगा 9 बनाएगा, 3 3 जा
9 होता है। तो ये इस तरीके से आपको आगे की तरफ करेगा, माने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। तो आपका जो 24 का सही जवाब है वो हमारा होगा ये वाला। पहले 0 का 0 बना, फिर 1 का 1 बना, 2 का 4 बना, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो ये जो 0 1 2 3 4 5 बन रहा है ये पहले वाले आई का की बन रहा है। और चूंकि वैल्यू में आई मल्टीप्लाई आई लिखा हुआ है तो 0 से 5 तक जो वैल्यू जाएगा उसका एक प्रकार का स्क्वायर बनता जाएगा। तो ये इसका एक डिक्शनरी तैयार होगा। नंबर 25 पे फिर एक प्रोग्राम ऐसा ही है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें एज्यूम करना है कि str1 जो है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसमें कोई एक स्ट्रिंग उपलब्ध है। तो यहां कहा जा रहा है प्रिंट आई और फिर फॉर लूप से इस स्ट्रिंग के एक एक वैल्यू को निकाल के आई में डाला जा रहा है। साथ साथ इसी के साथ इफ लगाया गया है और इफ के साथ ये शर्त लिखा गया है कि जो भी str1 की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू अगर वावेल्स वाले करेक्टर से मैच नहीं करेगी तो वो आई में आएगी और उसको प्रिंट करेगा। तो इसका जो सही जवाब है 25 का वो सी है, प्रिंट ऑल करेक्टर्स ऑफ। यहां str1 होगा जहां जहां माई स्ट्रिंग लिखा हुआ है, चूंकि हमने आइडेंटिफायर str1 लिया है तो सी जवाब इसका सही होगा। नंबर 26 पे देखिए सेम उसी तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। हेलो एक एक करेक्टर आई में आएगा और आई प्रिंट होगा तो लोअर फंक्शन लगाया गया है। तो हेलो के जो आइटम बनेंगे वो स्मॉल लेटर में आपको दिखाई पड़ेंगे और वो इंडिविजुअल एक एक डेटा बनते जाएंगे और वो लिस्ट बनेंगे। चूंकि देखिए ये वाला ब्रैकेट यहां पे लगा हुआ है तो 26 का सही जवाब ए होगा। 27 में फिर देखिए क्या हो रहा है कि यहां आई प्लस जे है, फिर यहां नेस्टेड लूप है ये, यानी पेरेंट आउटर लूप आई है और आई के अंदर जे उसका इनर लूप है। तो यहां पेरेंट लूप में ए बी सी, यानी पहले ए आएगा आई में, फिर बी आएगा आई में, फिर सी आएगा आई में और हर ए के लिए डी ई एफ चलेगा, माने हर आई के लिए जे का 3 बार लूप डी ई एफ से चलेगा। तो यहां आई जो लिखा हुआ है उससे ए आएगा और इधर जो लिखा हुआ है उससे एक बार डी आएगा, एक बार ई आएगा, एक बार एफ आएगा। तो यहां अगर आप देखो तो इसका सही जवाब हमारा डी वाला होगा। पहले आई वाले से ए आया और उसके लिए डी, फिर ए के साथ ई, ए के साथ एफ चलेगा। अब क्या करेगा कि आई का बी उठाएगा और बी को फिर इन 3 के लिए चलाएगा। तो फिर बी डी, बी ई, बी एफ आएगा। फिर क्या करेगा आई के सी के लिए फिर इनको 3 बार चलाएगा डी एफ को। तो सी के साथ डी, सी के साथ ई, सी के साथ एफ, इस तरीके से एक लिस्ट तैयार होगी। तो फ्रेंड्स आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं ओ लेवल के एग्जाम में वो इसी के तर्ज पे मिलने वाले हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। हो सके तो इनमें अपने आप को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आप पाइथन के आइडियली में इन प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट करके आप आउटपुट को जांच भी सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है फिर कुछ लाइक वैसे ही है। दो लिस्ट तैयार किया गया है L1 और L2। पहले वाले लिस्ट में 1 2 3 है, दूसरे वाले लिस्ट में 4 5 6 है। फिर वही नेस्टेड लूप आया है लिस्ट में। तो यहाँ x पेरेंट माने आउटर है, y इसका इनर है। तो जितनी बार x चलेगा हर बार x के लिए y अपने आप को कंप्लीट करेगा। तो यहां हो क्या रहा है अगर आप देखो 28 का, तो इसका सही जवाब सी होगा। किस तरीके से होगा, देखिए पहले आया 4। 4 क्यों आ रहा है भाई, तो 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां से 1 निकला, यहां से 4 निकला। तो x में 1 आया और y में 4 आया तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। फिर यहां पर 1 ही रहेगा, 5 निकलेगा तो 5 बनेगा। फिर 1 के लिए 6 का मल्टीप्लाई माने यहां 1 होगा और 3 बार y 4 5 6 होगा। फिर अगली बार x 2 हो जाएगा और फिर 4 5 6 निकलेगा तो 8 10 12 आपका जनरेट होगा। ऐसे 12 15 18 जनरेट होगा। जब 3 निकलेगा, 6 जो 3 निकलेगा तो 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से आप मल्टीप्लाई करिए तो इससे ये नया लिस्ट जनरेट होगा। तो इस तरीके से काफी मेहनत से मैंने ये 28 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं।
मैंने पूरा प्रयास किया है, ईमानदारी दिखाई है सारे कोड को एक एक लाइन समझाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके ओ लेवल के एग्जाम में बहुत कारगर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड पार्ट था। इस सेकंड पार्ट में मैंने आपको केवल आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। अभी जिन लोगों ने पीछे साल के एग्जाम को देखा होगा तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि नमपाई, हमारे पाइथन में एक लास्ट चैप्टर है नमपाई, तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन नमपाई के ही आ गए थे। तो फ्रेंड्स, अगला जो पार्ट 3 मेरा पाइथन का आएगा उसमें मैं पाइथन के किसी टॉपिक के बारे में बात ना करके केवल नमपाई के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप मेरे इन 3 वीडियो को पार्ट 1 में पहले दे चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देखो। ये पार्ट 2 हो गया, फिर पार्ट 3 आगे आएगा। अगर इन 3 वीडियो को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पाइथन का पेपर बहुत अच्छा और अच्छे ग्रेड से निकलेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज का समाप्त करता हूं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।